जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं भाग संख्या 5 में कि भाग 5 में क्या बताया गया है। तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। तो हमारा आर्टिकल है 52 से लेकर 61 तक हमारा संघ के बारे में होता है, लेकिन आज हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल होते हैं वो हम 52 से लेकर 61 तक इनको हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, बड़ी सिंपल भाषा में लिखा है, और जिसको वीडियो प्रॉब्लम हो रही होगी अपने वीडियो की वो क्वालिटी को बढ़ा सकता है। उसके बाद क्योंकि हैंड राइटिंग से लिखे नोट्स हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंटेंट एकदम बिल्कुल ही सिंपल लिखा है, शायद समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 बताता है इसको। अब इसका क्या होता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लेकिन कभी संसद में नहीं बैठता, पहली लाइन। इसके अलावा नई लोकसभा के गठन के समय पहले भाषण एवं बजट प्रस्तुत करने से पहले भाषण, इसके बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। समझे? यहाँ पे होता है कि अब राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो अंग होते हैं, सभी जानते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, यानी इसको अपर हाउस, एक को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा दो अंग होते हैं संसद के। यहाँ पे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या अपर हाउस कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या लोअर हाउस कहा जाता है। यह हमें आर्टिकल नंबर 52 बताता है। अब 53 में यहाँ पे क्या आता है, 53 आर्टिकल कहता है कि संघ की मतलब जो शक्ति होती है वो किसमें नियत होती है। ठीक है, संघ की शक्ति होती है वो किसमें नियत। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राज्य प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नामात्र होता है। कौन होता है? नामात्र, यानी औपचारिक तरीके से, यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है, लेकिन कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हमारे राष्ट्रपति जी कोई भी काम करते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 54 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल नंबर 54 कहता है। लेकिन यहीं पर आर्टिकल नंबर 55 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमारे आर्टिकल नंबर 55 में बताई गई है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन शामिल होता है, कौन शामिल इसमें नहीं होते हैं, यानी कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन लोग भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो मनोनीत किए जाते हैं उन्हें इसमें चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता है। मनोनीत का मतलब क्या होता है, पहले भी पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और 12 राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति को मनोनीत कहा जाता है। तो मनोनीत व्यक्तियों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने देते हैं। ठीक है, बट अभी लोकसभा जो एंग्लो इंडियन का जो नाम आ रहा था अभी, तो एंग्लो इंडियन का पद भी खत्म कर दिया है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन नहीं बनते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें हम वोट डालते हैं। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई 3 उम्मीदवार खड़े हैं, A, B, C। तो कोई जब MLA या सांसद जब भी वोट डालने जाएगा तो उसको जो भी व्यक्ति पहले पसंद आता है, उसको मान लो A पसंद नहीं आ रहा है, चुनाव डालने कोई व्यक्ति गया है, चुनाव में वोट डालने कोई व्यक्ति गया है, तो उसको B नंबर वाले को पहले पे रख दिया उसने, फिर इसको दूसरे पे रख दिया, इसको उसने तीसरे पे रख दिया। यानी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें सभी को वोट देना होता है, इसलिए इसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। ठीक है, तो इस हिसाब से सब वोटिंग हो जाती है। अब आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है। 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, यानी कितने समय तक वो बना रह सकते। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पता ही है 5 वर्ष का होता है। अगर यहीं पर अगर बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो उनका 4 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब आगे बात करते हैं, आर्टिकल लगाता है यहाँ पे
58 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता या अर्हताएं क्या होती है? योग्यताएं क्या होती हैं राष्ट्रपति के पद के लिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। सबसे प्रथम बात आती है यहीं पे कि विदेशी नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल जन्म प्राकृतिक आधार पर हो जाए, ठीक है, तब भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। कम से कम वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए एक और यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं कि लोकसभा में सदस्यता बनने के लिए लायक हो, ठीक है। और यहीं पे क्या आता है, इसमें एक और आ जाता है यहाँ पे पॉइंट कि उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार है चुनाव में खड़ा हो रहा है, उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है। अपनी सिक्योरिटी मनी कह सकते हो उसे, तो सिक्योरिटी मनी या अपनी जमानत राशि होती है चुनाव लड़ने। पहली बात एक समझ लो, अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसके लिए 15,000 रुपया कोई वैल्यूबल नहीं होता है, क्योंकि चुनाव इतना बड़ा लड़ने जा रहा है। बट एक सिक्योरिटी मनी रखी जाती है, जमानत रखी जाती है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 15,000 की राशि कहाँ पे रखी जाती है? RBI के पास उसको जमा किया जाता है। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर आता है 59। तो 59 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। मतलब राष्ट्रपति के जो भत्ते होते हैं, जो इसको सैलरी मिलती है, उसमें कभी भी टैक्स नहीं लगता है, कभी भी इसमें कटौती नहीं होती है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ कौन दिलाता है? तो हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और उसकी अनुपस्थिति है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है। तब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सबसे बड़े होंगे उम्र में, वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनसे नीचे जो भी वरिष्ठ वो रहते हैं जज, वो उनको शपथ दिला देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आर्टिकल नंबर आता है 61। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे एक बार। 61 आर्टिकल क्या कहता है? तो 61 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, ठीक है। महाभियोग कैसे लगाया जाता है वो भी देखते हैं। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर समय से पहले भी हटाया जा सकता है, यानी संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान के प्रति काम अच्छे से ना किया हो, तब इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। यह प्रक्रिया USA से ली गई, यानी अमेरिका से इसको लिया गया है, ठीक है। आई होप इसको समझे होंगे। संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। महाभियोग लाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यानी 1/4 सदस्य किसी भी सदन के कह दें कि राष्ट्रपति संविधान के प्रति अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो यानी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के साथ उसको लागू, वहाँ से वो प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से वो प्रारंभ हो जाएगा। एवं राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का नोटिस भेजना अनिवार्य है। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है, 14 दिन का, कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाह रहे हैं। तो महाभियोग का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत होता है 2/3, इन 2/3 सदस्य दोनों लोगों, यानी लोकसभा के भी 2/3 सदस्य कह दें और 2/3 सदस्य राज्यसभा के कह दें कि राष्ट्रपति साहब कुछ गलत कर रहे हैं, यानी संविधान के प्रति अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो 2/3 यानी विशेष बहुमत के हिसाब से इनको दोनों तरफ से इनको हटा दिया जाता है, इनके पद से इनको निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। और 1/4 का है, जो 1/4 जो भी सदन पहले उठाता है इसको, तो 1/4 वहीं से होता है। दूसरे सदन में 1/4 भाग लोग नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है, मान लो एक जे लोकसभा एक राज्यसभा है, मान लो ये लोकसभा है और एक ये राज्यसभा है, तो किसी भी सदन को, यानी किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले प्रारंभ कर सकते हैं। मान लो लोकसभा से कोई आया, लोकसभा में उसको पहले किया गया, तो लोकसभा के 1/4 लोग, यानी कि 25% लोग इसको हामी भर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से 1/4 ने प्रारंभ कर दिया। अब इसी के दौरान 14 दिन का समय दिया जाएगा राष्ट्रपति को, और अगर यहाँ से भी 2/3 से और यहाँ से भी 2/3 से इनको हटा दिया जाएगा, तो यानी इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। अगर मान लो एक तरीके से हटा दिया और दूसरी जगह राज्यसभा में इनको विशेष बहुमत नहीं मिला, मान लो 1/3 ही मिला है, तो इनको हटा नहीं सकते फिर, ठीक है, इनका इम्पीचमेंट रद्द हो जाता है, महाभियोग को रद्द कर देते हैं। अब आर्टिकल नंबर यहाँ पे 62 कहता है, 62 कहता है 62वें नंबर का, कि राष्ट्रपति का पद
रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है या अनिवार्य भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, नोट में इसको देखते हैं एक बार अच्छे से। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु की वजह से खाली हो गया हो, उनने अपना त्याग पत्र दे दिया हो, अथवा पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति पदभार संभाल लेता है। तो कौन संभाल लेता है उस टाइम पे? उपराष्ट्रपति इसका पदभार संभाल लेता है। यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद को संभाल लेते हैं, ठीक है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद भार संभाल लेता है, ठीक है। यह आर्टिकल नंबर 62 में बताया गया है। आई होप यह राष्ट्रपति संबंधित वीडियो था, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।